Today we will start a very important chapter in chemistry, that is acids, bases and salts. This is the second chapter in our book NCERT, and this is important with the context that if we see matter, 9th क्लास में मैटर हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि मैटर को क्लासीफाई भी करो। मैं थोड़ा सा आपको 9th क्लास की तरफ लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पे हमने केमिस्ट्री के फंडामेंटल सीखे थे, और वहाँ पे हमने सबसे पहले तो मैटर को डिफाइन किया था कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज मैटर। सेकेंड चैप्टर जो था इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किया। हमने मैटर को क्लासीफाई किया, और मैटर को क्लासीफाई करके हमने कहा कि देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ मैटर, आइदर प्योर और इम्प्योर। नाउ द प्योर substances are those which are made up of only one type of particles, and impure substances are those which are mixtures. They are the mixtures of various particles and their components are not chemically combined with each other. तो जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो केमिकली कंबाइंड रहते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं दे आर द वंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंसेस में भी हमने फर्दर क्लासिफिकेशन किया था एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो एलिमेंट्स आर दोज सब्सटेंसेस या दोज प्योर सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम्स, जैसे कि हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, वो एलिमेंट है, नाइट्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है। मेटल्स में जाओ तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, गोल्ड, सिल्वर सब एलिमेंट्स हैं, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन जब बात आती है कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स जो हैं वो वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के एटम्स के आपस में कंबाइन होने से बने हुए मॉलिक्यूल्स हैं। उनकी यूनिट जो होती है वो मॉलिक्यूल होती है, यानी एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से जो मिलके बना हो वो एसिड्स या बेसिस या सॉल्ट्स यानी कंपाउंड्स हैं। तो कंपाउंड्स आर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एलिमेंट्स आर मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स। हमारा 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें हम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। चैप्टर 1 में हमने केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस के बारे में सीख लिया, तो यहाँ पर हमको वो नॉलेज भी काम में आएगी। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन आएगी तो उसका रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन करना होगा, हम उसको कर लेंगे। तो बड़ा अच्छा चैप्टर है, और हमको सबसे पहले ये बात पता चल जानी चाहिए कि जो एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स हैं वो सब के सब कंपाउंड्स हैं, उनमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो सब कंपाउंड्स हैं। एसिड्स भी कंपाउंड्स हैं, बेसिस भी कंपाउंड्स हैं, सॉल्ट्स भी कंपाउंड्स हैं, और इनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इस वजह से हमने इनको अलग अलग कैटेगराइज किया है। जब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो बोथ फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जब बात होगी तो बात होगी स्पेसिफिकली हाउ दे अपीयर एंड हाउ दे बिहेव। बट जब केमिकल रिएक्शन की बात होगी देन वी विल टॉक अबाउट द वेरियस केमिकल रिएक्शंस, हाउ दे रिएक्ट विद वेरियस सब्सटेंसेस अराउंड देम। तो दोनों बातें हम करेंगे, लेकिन एसिड, बेसिस, सॉल्ट के बारे में डिटेल में बात करने से पहले हमको एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी है, दैट इज़ अबाउट एसिड्स, एसिड बेस इंडिकेटर्स। अब इस चैप्टर के साथ में अच्छी बात यह है कि इसकी ज़्यादातर बातें आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो, तो आप इंडिकेटर्स के बारे में भी समझते होंगे। नहीं समझते तो हम बता ही रहे हैं कि एसिड बेस इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेस विच चेंज देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद आइदर एसिड्स और बेसिस। एसिड बेस के कांटेक्ट में आने पर जो सब्सटेंसेस अपनी फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर दें, उनको हम एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं, क्योंकि उनकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज होने पर या तो अपीयरेंस चेंज होगी या कोई और प्रॉपर्टी होगी, जैसे समझो स्मेल चेंज होगी, तो उन प्रॉपर्टीज़ के बदल जाने से, उनके बदलने के पैटर्न से हमें पता चल जाता है कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो एसिड बेस को इंडिकेट करने के लिए, एसिड बेस को पहचानने के लिए जो सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं वो एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं। हाँ,
तो एसिड बेस इंडिकेटर्स जो हैं वो दो तरह के इंडिकेटर्स हैं। एक तो है ये कलर इंडिकेटर्स और दूसरे हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। कलर indicators are those which change their colors when they come in contact with acids or bases, and olfactory indicators are those which change their smell when they come in contact with either acids or bases. तो एसिड बेसिस की कांटेक्ट में आने पर प्रॉपर्टीज चेंज करने वाले इंडिकेटर्स एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं, और ये हमें एसिड्स और बेसिस को पहचानने में काम में आते हैं। हर बार हम केमिकल रिएक्शन करके पता करें या उनकी कोई प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ में हम कुछ इंटरेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह इंडिकेटर्स का यूज़ ज़्यादा आसान है ना। जैसे कि आपका कोई एसिड है और आप कहते हो कि एसिड्स जो हैं वो करोजिव इन नेचर हैं, तो आप ज़रूरी नहीं कि उसको कोई चीज़ करोड करवा के देखो। हाँ, आप कहते हो एसिड्स आर सार इन टेस्ट, तो उसको टेस्ट करके देखना ज़रूरी नहीं है। आपके पास इंडिकेटर्स हैं, आप इंडिकेटर्स यूज़ करो। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो हम जानते हैं स्मेल चेंज करने वाले, वो तो सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, लेकिन कलर इंडिकेटर्स जो होते हैं जो अपना कलर चेंज करते हैं, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मोर कैटेगरीज। वन इज नेचुरल इंडिकेटर्स एंड द अदर इज कलर इंडिकेटर, मतलब सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक मतलब जिसको हम लेबोरेटरी में दूसरे सब्सटेंसेस की हेल्प से बनाते हैं, वो होते हैं सिंथेटिक, जिनको सिंथेसाइज किया जाए, और नेचुरल जो नेचर से एक्सट्रैक्ट किए जाए, नेचर से मिले। हाँ, तो हम बारी बारी से इनके बारे में देखते हैं। देखो, कलर इंडिकेटर में एक तो नाम सबसे पहले आएगा टर्मरिक का। टर्मरिक जानते हो आप, हमारे घर में मसालों में काम में आती हैं, हल्दी कहते हैं। टर्मरिक सॉलिड टर्मरिक होता है, उसका पाउडर बना देते हैं। अगर किसी ब्लॉटिंग पेपर पर टर्मरिक को पानी में मिला करके और ब्लॉटिंग पेपर में उसको एब्जॉर्ब होने दिया जाए, तो वो ब्लॉटिंग पेपर पूरा येलो कलर का हो जाता है। इसका न्यूट्रल कलर जो है वो येलो है। हाँ, क्या वर्ड यूज़ किया मैंने? न्यूट्रल कलर। किसी भी इंडिकेटर का न्यूट्रल कलर क्या होता है? दिस इज द कलर which it displays when it is not in contact with either acid or a base। हाँ, तो इसका जो कलर नेचुरली हमें दिखाई देता है when it is not in contact with either acid or base, वो कलर इसका न्यूट्रल कलर है, एंड दैट इज येलो। तो ये येलो कलर का है, सबको पता है, बड़ा कॉमन चीज़ है हल्दी तो। हाँ, और जो हल्दी होता है उसको हम एज एन इंडिकेटर जब यूज़ करते हैं तो हमें पता चलता है कि व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद बेसिस, बेसिस की कांटेक्ट में ये रेड हो जाता है। एसिड्स के साथ में इसका कोई कलर चेंज नहीं होता। इट डज नॉट चेंज इट्स कलर व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एसिड्स, बट व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद बेसिस इट्स कलर चेंजेस टू रेड। इसका बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको पता होगा, कभी कभी आपने अपने ऊपर कोई ना कोई खाने पीने की चीज़ गिरा दी होगी, खास करके आपका जो करीज होती हैं, दाल सब्जी वगैरह, जिनमें मसाले के तौर पर हम टर्मरिक को यूज़ करते हैं। और जब हमारे वाइट कपड़े पर टर्मरिक का कोई स्टेन आ जाता है, दाग लग जाता है, तो उसको साफ़ करने के लिए हम सोप्स यूज़ करते हैं, और सोप्स आर ऑलवेज बेसिस। कोई भी एसिडिक सॉल्ट नहीं होता, सोप नहीं होता है, सोप हमेशा बेस होते हैं। तो सिंस दे आर बेसिक इन नेचर, व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद दिस स्टेन विच इज़ एन इंडिकेटर, कलर इंडिकेटर, दैट इज टर्मरिक, तो वो बेस की कांटेक्ट में आके वो साफ़ होने से पहले रेड कलर का होता है। येलो स्टेन जो हमने अपने ऊपर कुछ करी गिरा दी हुई है जिसमें टर्मरिक है, इस वजह से येलो स्पॉट आ गया है, वो येलो स्पॉट पहले रेड कलर में चेंज होगा और उसके बाद वो धीरे धीरे ग्रेजुअली साफ होगा। हाँ, तो दिस इज
एन एग्जाम्पल फ्रॉम डे टू डे लाइफ कि किस तरह से टर्मरिक शो करता है, केवल बेसिस की प्रेजेंस शो करेगा, एसिड्स के साथ में इनका कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। नेचुरल इंडिकेटर है ये। इसके अलावा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट तो क्या मतलब हमारी नॉलेज होना चाहिए कि एक चाइना रोज जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है। इम्पॉर्टेंट इस वजह से भी है कि हमारी बुक में इसके बारे में लिखा रहता है, तो हमें पता होना चाहिए। छोटी क्लासेस में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, ऐसे तो बहुत क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन हम जैसे चाइना रोज होता है इसको पानी में गर्म करेंगे तो इसका एक्सट्रैक्ट निकल जाएगा और फिर वो हमारा इंडिकेटर बन जाएगा। तो इसकी ड्रॉप को अगर हम एसिड में डालें तो ये रेड कलर का हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर इसकी एक ड्रॉप को हम बेस में डालें तो वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, दिस इज हाउ चाइना रोज इंडिकेटर विच इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। अभी हम नेचुरल इंडिकेटर्स की ही बात कर रहे हैं केवल। तो चाइना रोज विच इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर शोज इट्स प्रॉपर्टी दैट वे कि चाइना रोज का जो एक्सट्रैक्ट है उसको जब हम एसिड में डालते हैं तो एसिड जो कि चाहे कलरलेस हो जैसा भी हो, एसिड अपना कलर रेड में चेंज कर देगा, जबकि बेस जो होता है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ चाइना रोज। फिर देखें एक वर्ड आपने लाइकेन ज़रूर सुना होगा ना, कई लोग इसको लीचेन्स बोल देते हैं। ये लीचेन नहीं होता, ये लाइकेन होता है। एंड लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस। एल्गी आप समझते हो, एल्गी आर प्लांट्स। फंगस या फंगाई आर बेसिकली अ डिफरेंट कैटेगरी, इनकी अलग किंगडम है, अलग, ये ना तो प्लांट्स हैं ना तो एनिमल्स हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स बिकॉज प्लांट्स तभी कहलाते हैं जब प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई हो। पहले हम फंगस को प्लांट ही समझते थे पुराने टाइम में, तो हम इसको प्लांट्स के साथ में स्टडी किया करते थे। जैसे मशरूम वगैरह उगे हुए मिल जाते हैं हमको तो हम सोचते थे ये भी प्लांट है, लेकिन बाद में पता चला कि इसकी जो सेल वॉल है दैट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। और जो हमारा क्लासिफिकेशन है ऑफ लिविंग वर्ल्ड उसमें ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है किसी प्लांट का कि उसमें सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होनी चाहिए। तो इस वजह से फंगस को एक अलग कैटेगरी दे दी गई है और इसको किंगडम फंगाई बोलते हैं। तो किंगडम फंगाई इसमें फंगस है, एल्गी थैलोफाइटा का पार्ट है। थैलोफाइटा आर द मोस्ट बेसिक प्लांट्स। ये दोनों एक दूसरे के साथ में सिम्बायोसिस शो करते हैं। ये इस तरह से सिम्बायोसिस शो करेंगे कि जैसे कि किसी ट्री ट्रंक पर ये दोनों साथ में हैं और वहाँ पर वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है लेकिन मॉइस्चर अवेलेबल है, तो फंगस जो होगा वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके और एल्गी को दे देगा। एल्गी क्योंकि प्लांट है खाना बनाएगा और वो खाना एल्गी के इसके फंगस के काम आएगा। तो दोनों साथ में रह रहे हैं और एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाँ, जब दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स साथ साथ रहते हैं गिविंग म्यूचुअल बेनिफिट टू ईच अदर, वी कॉल दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन या सिम्बायोसिस। तो हम कहते हैं कि दिस इज अ सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन। लाइकेंस आर द सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस। Lichens are also considered to be the indicators for pollution। हाँ, पॉल्यूशन के भी इंडिकेटर, क्योंकि वो हमारे पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं उसमें सल्फ़र के ऑक्साइड्स होते हैं जो कि खास करके ट्रैफिक में से ट्रैफिक जो बहुत ट्रक्स वगैरह चल रहे होते हैं हाईवेज़ पे, तो उनका जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होता है उसमें सल्फ़र के ऑक्साइड्स होते हैं विच आर इसेंशियली पॉल्यूटेंट्स। तो वो जब लाइकेन की कांटेक्ट में आते हैं तो लाइकेन अपना कलर जो नॉर्मली ये ब्लू ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन जब ये पॉल्यूशन के खास करके सल्फर डाइऑक्साइड की कांटेक्ट में आते हैं तो ये अपना कलर ग्रे में चेंज कर देते हैं। तो इस वजह से इनको एसिड बेस इनको लाइकेन्स को इन्वायरमेंटल फैक्टर ये भी इंडिकेटर भी बोला जाता है कि पॉल्यूशन इंडिकेटर ऑल्सो। हाँ, लाइकेन जो है वो पॉल्यूशन के बारे में भी बताता है। खैर वो अभी हमारा मुद्दा नहीं है।
अभी तो हम देख रहे हैं कि ये लाइकेंस जो होते हैं इनको हम क्रश करके और इनका जूस निकाल दें, एक्सट्रैक्ट निकाल दें, तो हमारा एक बड़ा काम का और बड़ा पॉपुलर इंडिकेटर बनता है जिसको हम बोलते हैं लिटमस। लिटमस भी आप पहले से जानते हो। हाँ, लाइकेंस आर द सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस। तो पॉल्यूशन इंडिकेटर वाली बात तो चलो ठीक है। इनका जो एक्सट्रैक्ट होता है, इनका जूस निकाल दें अगर, तो उसको हम लिटमस सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसा कलर यहाँ पे दिखाया है वैसा नहीं है, एक्चुअली ये पर्पल होता है। दिस इज पर्पल एक्सट्रैक्ट ऑफ लाइकेंस, वी कॉल इट लिटमस। ध्यान रखें, ये लिटमस सॉल्यूशन है, ये लिटमस पेपर नहीं है जो आप ज़्यादा समझते हो। ये लिटमस सॉल्यूशन है विच इज़ पर्पल इन कलर। आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द न्यूट्रल कलर ऑफ लिटमस, तो आप बोलोगे कि पर्पल। एंड व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एसिड तो ये रेड हो जाता है। व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद बेस तो ये ब्लू हो जाता है। यानी पर्पल कलर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा जब एसिड की कांटेक्ट में आएगा, और पर्पल कलर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा जब बेस की कांटेक्ट में आएगा। अगर हम एज अ लिक्विड, एज अ सॉल्यूशन, एज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ लाइकेन यूज़ करें इसको, तो उसका न्यूट्रल कलर पर्पल है और वो एसिड की प्रेजेंस में रेड हो जाएगा और बेस की प्रेजेंस में ब्लू हो जाएगा। लेकिन हम अपने यूज़ ऑफ कन्वीनियंस के लिए इनको पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। इनके दो पेपर बन जाते हैं, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। हाँ, और वो आपने यूज़ करते हुए देखा है। हम जब केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे तब भी हमने यूज़ किया था उसको। हाँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देखा था ना कि किस तरह से चेंज होता है, कलर कैसे चेंज होता है। तो अगर इसको एक फ़िल्टर पेपर पे एब्जॉर्ब करवा करके एसिड या बेस का इनके साथ में कॉन्टैक्ट किया जाए तो एसिड के साथ मिला करके इसको रेड बनाया जा सकता है, रेड पेपर, रेड लिटमस पेपर, और बेसिस के साथ में इसको ब्लू लिटमस पेपर बनाया जा सकता है। एंड देन यू कैन यूज़ देम मल्टीपल टाइम्स। हाँ, ब्लू लिटमस पेपर को ये बेस प्लस लिटमस सॉल्यूशन है। बेस की कांटेक्ट में ब्लू हो जाता है ना, तो बेस प्लस लिटमस सॉल्यूशन है। जैसे ही ये एसिड की कांटेक्ट में आएगा वैसे ही ये रेड हो जाएगा। तो एसिड की कांटेक्ट में ये हो जाता है ब्लू टू रेड। हाँ, ऐसे ही बेस के कांटेक्ट में जो रेड लिटमस होता है वो हो जाता है ब्लू। बेसिस रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। ये बात आप छोटी क्लासेस से जानते हो। प्रैक्टिकली ये बात और समझ लो जो शायद आपको नहीं पता हो। आप इसको कितनी भी बार यूज़ कर सकते हो, कितनी भी बार इन द सेंस कि जब तक ये बिल्कुल फैट नहीं हो जाता। जब तक इसमें लिटमस है तब तक आप इसे यूज़ कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स। तो जैसे आपके पास में ब्लू लिटमस है, आप किसी एसिड को टच करते हो तो वो रेड हो जाता है। अब उसको आप रेड लिटमस की तरह से किसी बेस के साथ यूज़ कर सकते हो। अगर किसी लिटमस पेपर, जैसे ब्लू लिटमस पेपर है, इसको आपने एसिड में कांटेक्ट में लाए हो आप, तब तो वो रेड हो जाएगा। लेकिन आप ब्लू लिटमस को बेस के कांटेक्ट में लाओगे तो देयर विल बी नो चेंज। बेस का आपस में कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो देयर विल बी नो चेंज। इसी तरह से अगर आप एक रेड लिटमस पेपर को बेस से टच करोगे तब तो वो ब्लू हो जाएगा, लेकिन रेड लिटमस पेपर को एसिड में डिप करोगे तो देयर विल बी नो चेंज। ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं जो हमको बैक ऑफ द माइंड हमेशा रखनी है। हाँ, तो लिटमस भी नेचुरल इंडिकेटर है। ये भी हमने नेचर से एक्सट्रैक्ट किया है। हाँ, अभी तक हम ये चेंजेस की बात हो रही है कि किस तरह से ये अपना कलर चेंज करते हैं। बेस की कांटेक्ट में रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू रेड में कन्वर्ट होता है। एसिड की कांटेक्ट में बेस के साथ में देयर इज़ नो चेंज। ठीक है, तो ये हमारे
नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। हाँ, ऐसे इंडिकेटर जो हमको नेचर से मिलते हैं, हमें बनाने नहीं पड़ते। अब हम दूसरी बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। हाँ, हम वर्ड यूज कर रहे हैं सिंथेटिक। हाँ, सिंथेटिक इंडिकेटर का मतलब जिसको हमने सिंथेसाइज किया हो। सिंथेटिक, जिसको सिंथेसाइज किया हो, यानी लैब में विद द हेल्प ऑफ अदर सब्सटेंसेस बनाया हो। तो जब हम लैब में बनाए हुए सब्सटेंसेस यूज करते हैं एज एन इंडिकेटर, तो उनको सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं। इसमें सबसे पॉपुलर है फिनोल्फ्थलीन। हाँ, फिनोल्फ्थलीन इज अ कलरलेस इंडिकेटर। ये कलरलेस होता है, और अगर इसकी एक ड्रॉप एसिड में डाल दें तो वी सी दैट देयर इज नो चेंज। लेकिन अगर उसको बेस में डाला जाए तो इट इंस्टेंटेनियसली चेंजेस इट्स कलर टू लाइट पिंक। ज़्यादा डाल दोगे तो फिर वो मेजेंटा कलर का हो जाएगा। हाँ, कभी कभी मेजेंटा लिखा हुआ रहता है, वो तभी होगा जब आप ज़्यादा डाल दोगे, लेकिन एट वंस जो सबसे पहले जो कलर चेंज होता है वो लाइट पिंक होता है। इसलिए हम कहते हैं कि व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद बेस इट टर्न्स टू लाइट पिंक। जबकि फिनोल्फ्थलीन एसिड के साथ में कोई चेंज शो नहीं करता। देयर इज नो चेंज विद एसिड्स। हाँ, तो हमने एसिड में ड्रॉप डाला, वो वैसे भी कलरलेस ही था, एसिड का भी कोई कलर नहीं था, कलरलेस ही रहा। लेकिन यहाँ पर ये इन्होंने तो मेजेंटा ही दिखा दिया है, वैसे ये कलर अपना चेंज कर लेता है, पिंक कलर में कलर चेंज हो जाता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मिथाइल ऑरेंज है, उसके नाम से पता चलता है कि वो ऑरेंज होगा। और ये जब एसिड के कांटेक्ट में आता है, हाँ, मिथाइल ऑरेंज एसिड में जब हम इसको डाल देते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है। बेस के साथ बेस येलो कलर का हो जाता है ना, मतलब बेस के साथ उसका कलर जो कि पहले ऑरेंज था, हाँ, पहले था वो ऑरेंज, अब हो गया रेड। एसिड में डाला तो, और बेस में डाला तो हो गया येलो। मिथाइल ऑरेंज इज ऑल्सो अ सिंथेटिक इंडिकेटर। तो हमने 5 डिफरेंट इंडिकेटर्स के नाम लिए हैं, जिनमें से 3 नेचुरल इंडिकेटर थे। इनमें लिटमस इम्पॉर्टेंट है, फिर उसके अलावा टर्मरिक एंड चाइना रोज। हम अभी केवल कलर इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात की है, जो कि हैं फिनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। इसके अलावा देखो, हमारी बुक में कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ नेचुरली मिलने वाले इंडिकेटर्स जो विच आर ऑल्सो यूज्ड एज कलर इंडिकेटर्स। इनमें नाम लिखे हुए हैं हाइड्रेंजिया, पिट्यूनिया, ये फ्लावर्स के नाम हैं। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि ये कैसे दिखते हैं। आपकी बुक में नाम लिखे हुए हैं। अभी हम आपकी बुक में चलते हैं तो कुछ एक चीज़ें मैं बताऊंगा वहाँ पे जो आपको ध्यान रखनी है। बहरहाल यहाँ पे ये हाइड्रेंजिया है, इन सबको क्रश करके इनका जूस निकालना है। पिट्यूनिया ऐसा दिखता है, आपने देखा भी होगा, हो सकता है आपके पास हो, ये आपके घर में हो। जेरेनियम, ये भी मिलता है नर्सरीज़ में। रेड कैबेज लीव्स, रेड कैबेज कैसा होता है आपने देखा होगा। इसकी लीव्स को हम इस तरह से बिल्कुल पीस करके और इसका एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं, तो ऐसा पर्पल कलर का रेड कैबेज लीव का एक्सट्रैक्ट निकलता है। तो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इनके नाम आपको पता होना चाहिए कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स या लीव्स हैं, जिनको क्रश करके हम उनका जूस निकाल लेंगे, तो वो जूस जो होगा वो एज अ कलर इंडिकेटर काम करेगा। आप जब अपनी बुक में फर्स्ट पेज पे आओगे तो इंडिकेटर्स के बारे में, एसिड बेसिस के बारे में इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स होंगे। यहाँ पे फर्स्ट पेज पर आप देखो, लिटमस सॉल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ आपको।
ये तो पर्पल डाई है, ठीक है, हमें पता है। विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, ये भी पता है। यहाँ लिखा है लाइकेन अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा। इस बात को अपने दिमाग से काट दो, ये गलत लिखा है। हाँ, लाइकेन क्या है? लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंगस। एल्गी इज अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा। लाइकेन में तो आधा तो फंगस है, वो तो प्लांट भी नहीं है। ये बहुत पुरानी छपी हुई बुक है और ये तब से ऐसी की ऐसी छपती जा रही है। हाँ, इतनी पुरानी है कि उस समय फंगस को भी प्लांट समझा जाता था। इसलिए आपको मैंने वहाँ पे न्यूट्रिशन पढ़ते समय भी मैंने आपको ये बात इंडिकेट की थी कि जो फंगस का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको हमने सेप्रोट्रॉफिक बोला है। हाँ, मैं आपको सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा रहा था, लेकिन कई जगह पे आपको सेप्रोफिटिक लिखा हुआ दिखेगा। फाइट वर्ड जहाँ आता है वो प्लांट के लिए होता है। तो सेप्रो मतलब डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस से न्यूट्रिशन लेने वाले, फाइट मतलब प्लांट्स। तो इसका मतलब ये उस ज़माने की बात है जब फंगस को प्लांट माना जाता था। अब फंगस का अपना किंगडम है, किंगडम फंगाई, और वहाँ पे हम इसको सेपरेटली स्टडी करते हैं। तो ये बात जो लिखी है आपकी बुक में ये बिल्कुल गलत है कि लाइकेन इज अ प्लांट विच बिलोंग्स टू द डिवीजन थैलोफाइटा। इसको फॉलो मत करना, ठीक है। इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर, ठीक है। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट्स कलर इज पर्पल। तो पर्पल जो है वो इसका न्यूट्रल कलर है। देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटीरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, आपने देख लिया। टर्मरिक आपने देख लिया। कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंजिया आपने देखा। पिट्यूनिया भी देखा, जेरेनियम भी देखा, विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स और बेस इन अ सॉल्यूशन। दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स और समटाइम्स सिंपली इंडिकेटर्स। तो ये कलर इंडिकेटर्स हैं। हाँ, these are the substances which change their color when they come in contact with either acids or bases। लेकिन सिर्फ कलर इंडिकेटर हो ऐसा नहीं है। हमने कहा था कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी होते हैं, और ऑल्फैक्टरी मतलब वो जो अपना स्मेल चेंज कर दें व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एसिड्स और बेसिस। तो ये 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के मतलब इसके 3 एग्जाम्पल्स हैं। क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? अनियन, क्लोव जो कि लौंग बोलते हैं हम, अनियन आप जानते हो सब, प्याज होता है, और वनीला। हाँ, वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम सबको पता है। तो सबको ये तो पता ही है कि वनीला जो है उसकी स्मेल कैसी होती है ना। वनीला आइसक्रीम अगर आपने खाई है तो आपको ज़रूर पता है कि उसकी स्मेल कैसी होती है। क्लोव भी हमारे मसालों में काम में आने वाला एक बड़ा काम का सब्सटेंस है, एक हमारा एक स्पाइस है। और अनियन तो हम जानते ही हैं, वो वेजिटेबल्स में रोज़ ही आप लोग यूज़ करते होगे अगर आपको उससे कोई परहेज नहीं है तो अनियन की, क्लोव की एंड वनीला की, इन सब की अपनी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है ना। वो स्मेल से अपन इसको पहचानते हैं, और बड़ी तेज स्मेल होती है इनकी, स्पेसिफाइड स्मेल होती है। आप उस स्मेल से पहचान जाते हो कि हाँ यहाँ पे तो है, अनियन है। जैसे कि अनियन का हमने जूस निकाल दिया, तो अनियन के जूस को आपने किसी कपड़े पे लगा दिया अगर, तो उस कपड़े में से अनियन की स्मेल आने लग जाएगी, आ जाएगी। ठीक बात है, जाहिर है ऐसा ही होगा। तो हमारे जो अनियन, क्लोव और वनीला हैं, हम इनको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की तरह से यूज़ कर सकते हैं। एसिड्स के साथ तो कोई रिएक्शन इनका होता नहीं, लेकिन जब ये बेस की कांटेक्ट में आते हैं तो दे ऑल लूज देयर स्मेल, यानी दे रिस्पॉन्ड ओनली टू द बेसिस। एसिड्स के साथ में नो चेंज, बट व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद बेसिस देयर स्मेल इज गॉन, स्मेल गायब हो जाती है। तो ये अनियन, क्लोव और वनीला आर इंडिकेटर्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ बेसिस। हाँ,
बेसिस की प्रेजेंस बताते हैं। और कई बार हम इनको इसी वजह से हमारे जो माउथ फ्रेशनर्स बनते हैं, जो माउथ वॉश होते हैं, एक्चुअली माउथ फ्रेशनर तो खैर अलग तरह से यूज़ किए जाते हैं, वो तो कोई किसी भी चीज़ को माउथ फ्रेशनर बोल दिया जाता है जिसमें मिंट हो। लेकिन जो हमारा ये है क्या बोलते हैं माउथ वॉश, आपको डिफरेंट ब्रांड्स के माउथ वॉश मिल जाएंगे, किसी मेडिकल स्टोर पे आप चले जाओ तो वो उसमें क्या होता है कि हम कुछ केमिकल को मुंह में लेते हैं, रिंस करके और बाहर निकाल देते हैं। हाँ, उसमें हमेशा बेसेस होते हैं, उसमें एसिड्स यूज़ नहीं होते। तो हम जो भी खाते हैं उसकी स्मेल जो होती है उनमें ज़्यादातर चीज़ें रिस्पॉन्ड करती हैं बेसिस को, और वो स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होते हैं वो हमारे माउथ से बहुत जल्दी से गायब कर देते हैं किसी भी स्मेल को। तो इसलिए हम उसको माउथ वॉश बोलते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओडर्स को रिमूव कर देता है फ्रॉम द माउथ। और उसमें बेसिस इसलिए होता है बिकॉज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स रिस्पॉन्ड ओनली टू बेसिस। ठीक है, तो ये जो बात आज हमने करी है इसमें हमने केवल एसिड बेसिस इंडिकेटर्स की बात अब तक करी है। अब हम ये समझें कि जो एसिड्स और बेसिस हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मतलब कि वो नेचुरली विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन किस तरह से दिखता है, उसका अपीयरेंस क्या है, उसको टच करो तो क्या होता है, उसको स्मेल करो तो क्या होता है, ये सब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे जज करते हैं ना किसी को कि हाउ टू क्लासीफाई दिस, हाउ टू यूज़ दिस। तो छोटी क्लासेस से ही आप ये बात भी जानते हो क्या कि एसिड्स आर सार इन टेस्ट, खट्टे होते हैं। इसका ये नहीं मतलब आप सारे एसिड्स को चख के देखने लग जाओ। इंडिकेटर्स इसीलिए हैं, हाँ, क्योंकि दे आर करोसिव ऑल्सो। करोसिव इन नेचर। करोसिव का मतलब क्या हुआ कि जो एसिड्स होते हैं उनकी बर्निंग प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। हाँ, यानी वो कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आते हैं तो उनको जला देते हैं, करोड कर देते हैं। हाँ, और ये बड़ी विग्रसली होने वाली रिएक्शन होती है। तो इसलिए एसिड्स जो होते हैं दे आर करोसिव इन नेचर। दे कैन बी करोसिव इन नेचर, मोस्ट ऑफ देम, समटाइम्स कई एसिड्स होते हैं जो कि करोसिव नहीं भी होते हैं, लेकिन उनकी मतलब बहुत ज़्यादा करोसिव, वैसा हम करोसिव से हमेशा ये ना समझें कि आग लग जाएगी, छेद हो जाएगा और स्किन बर्न हो जाएगी, ये नहीं ना। जैसे कि हमारा सिट्रिक एसिड है, नींबू। हाँ, आप नींबू पानी पीते हो तो आप बोलोगे अरे ये तो करोसिव नहीं है, उसकी नेचर करोसिव है। बहुत लंबे समय तक अगर उसको कांटेक्ट, क्योंकि वो एक बहुत वीक एसिड है, बहुत लंबे समय तक उसमें आप नींबू के जूस में कोई पेपर रख दोगे तो वो हो सकता है कि करोड हो जाए, यानी कि वो लंबे समय के बाद में अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर दे। तो करोसिव का मतलब वो है। तो दे आर sour in taste, they change blue litmus to red। अब तो आपको और बातें भी पता चल गई। they change methyl orange to red। सिंथेटिक इंडिकेटर था मिथाइल ऑरेंज, ये उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है। एंड डज नॉट, they do not respond to the phenolphthalein and turmeric। Very importantly, acids are soluble in water in all proportions। हाँ, acids are soluble in water in all proportions। थोड़ा सा भी होगा तो वाटर में डिज़ोल्व तो हो जाएगा, ज़रूर होगा। अगर एसिड है तो वाटर में डिज़ोल्व ज़रूर होगा। हाँ, तो हम कहते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस एंड
when they dissolve in water they get ionized, तो their solutions are, एसिड के जो सॉल्यूशंस होते हैं they are good conductors of electricity. एसिड के जो सॉल्यूशंस होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो आयनाइज हो जाते हैं, आयंस कैरी द इलेक्ट्रिसिटी. दूसरी बात बेसिस की. बेसिस की बात करें तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. They are bitter in taste and soapy in touch. दो बातें याद रखना, bitter in taste, soapy in touch. छूने में जैसा सोप होता है, चिकना चिकना स्लाइमी सा. bitter in taste मतलब कड़वा होता है, वो खट्टा था ये कड़वा है. They can also be corrosive, not all but some of them. corrosive ये भी होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर corrosive in nature, they are highly corrosive. They can be soluble in water. लेकिन ऐसे बेसिस भी हो सकते हैं जो कि वाटर सॉल्यूबल ना हो. द बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली. अब क्योंकि हम लोग जो बेसिस यूज करते हैं वो ज़्यादातर वही बेसिस होते हैं जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं, तो नॉर्मली हम बेसिस को एल्कली बोलते रहते हैं. हाँ, कोई बेसिक मीडियम होता है, हम एल्कलाइन मीडियम बोलने लगते हैं उसको. लेकिन ये बात आप समझ लो कि एल्कली का मतलब जो है वो वाटर सॉल्यूबल बेसिस है. और जब भी ये भी वाटर सॉल्यूबल जब भी होंगे तो फिर ये भी इलेक्ट्रोलाइट होंगे, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे. क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा है, तो हम वायर में कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन भागते हैं, वैसे ही सॉल्यूशन में आयंस भागते हैं. तो सॉल्ट भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और एसिड्स और बेसिस भी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. तो ये हमको एक बेसिक आइडिया आज की क्लास में ये लग गया कि एसिड्स और बेसिस आर द कंपाउंड्स. सॉल्ट्स के बारे में बाद में बात करेंगे. सॉल्ट्स आर बेसिकली द कंपाउंड्स which are formed due to the chemical reaction between acids and bases. तो जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो सॉल्ट्स के बारे में और सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे. हाँ, आज जो हमने बात करी उसमें एक बेसिक आइडिया हमको लगा कि एसिड्स और बेसिस एक तो कंपाउंड्स हैं, और थोड़ा सा आइडिया ये भी लगा कि क्या क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं. इंडिकेटर्स के बारे में जो हमने बात की है उससे भी एक 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी. तो आप अपनी बुक में जब जाएंगे तो बुक में ये सब बातें जो लिखी हुई हैं, इनके इंट्रोडक्शन से लेकर के इनिशियल पार्ट तक ये सब पढ़ें. हाँ, यहाँ पे हमको एक इंटेक्स क्वेश्चन दिख रहा है. यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स. हाँ, ये कुछ पजल टाइप का क्वेश्चन है. वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर, अदर 2 कंटेन्स एसिडिक सॉल्यूशन एंड अ बेसिक सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें डिस्टिल्ड वाटर है. दूसरा टेस्ट ट्यूब है, उसमें एसिड है. तीसरा टेस्ट ट्यूब है, उसमें बेस है. हम ये मान लेते हैं कि कोई स्मेल नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो एक केवल रेड लिटमस पेपर हमारे पास है. हम कैसे पता लगाएंगे
कि एसिड कौन सा, बेस कौन सा, और फुल्ली नोइंग दैट कि ये जो रेड लिटमस पेपर है ये केवल बेस के कांटेक्ट में ही कलर चेंज करेगा। तो हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता कि इस किस में क्या है, हमने इसको तीनों में डिप करना है बारी बारी से। अगर हमने डिस्टिल्ड वाटर में डिप किया तो कलर चेंज नहीं होगा, और एसिड में डिप किया तो भी कलर चेंज नहीं होगा। बेस में डिप करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। तो तीनों में बारी बारी से डिप करोगे तो कलर चेंज होने का चांस केवल एक में ही है, जिसमें बेस भरा हुआ है। तो बेस में जा कर के ये ब्लू हो जाएगा। जब ये ब्लू हो जाएगा तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि दिस कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स। अब आप बाकी के बचे हुए दोनों में डिप करो। डिस्टिल्ड वाटर में ये अब भी अपना कलर चेंज नहीं करेगा, ब्लू लिटमस का भी कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन एसिड में ये अपना कलर ब्लू टू रेड कर देगा। हाँ, इस तरह से आप एक पेपर से, सिंगल लिटमस पेपर से तीनों को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आज ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, कल हम कुछ और बातें करेंगे, कल ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें करेंगे बेसिकली, जिसमें हमें पता चलेगा कि इस सेक्शन में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम एक्चुअली एसिड को पहचानने की कोशिश करेंगे कि हाउ एसिड बिहेव्स, और एसिड किस तरह से हमको दिखाई देता है जब वो किसी अपनी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, एंड व्हाई एन एसिड इज एन एसिड, व्हाई एसिड बिहेव्स लाइक एन एसिड, ये बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आज आप इसके इंट्रोडक्शन को और इनिशियल पार्ट्स, इनिशियल पेजेस ऑफ योर चैप्टर, इसको आप वर्ड बाय वर्ड अच्छे से पढ़ लो, और कोई भी चीज़ अगर डाउटफुल लगे, आपको लगे कि आपने पूछनी है, तो कॉल करो, व्हाट्सएप करो, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, बाकी बातें कल की क्लास में। थैंक यू।